नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और आज एक बार फिर से एक बड़ी खबर, और इस बार जो खबर है वो डराने वाली भी है, चौंकाने वाली भी है, और ये बताने वाली भी है कि आने वाले दिनों में किस तरह से चुनौतियां, संकट, परेशानियां हम सबकी बढ़ने जा रही है। और किसकी वजह से? एक सनकी नेता की वजह से। और उस नेता के सनकपन ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया है शिव जी। और उसके बाद दुनिया भर की शांति को भंग करने के बाद अब उस नेता को अपनी जान का डर सताने लगा है, अपनी मौत का डर सताने लगा है। उसके अपने देश में बगावत की आग सुलगने लग गई है। ये बड़ी खबर है। कोई सनसनी नहीं फैलाएंगे, और ये गोदी मीडिया की तरह कोई हम आपको उस तरह की बातें नहीं बताएंगे जिसका सच से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। हम दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, इंटरनेशनल रिलेशन को मैंने बहुत ही गहराई से पढ़ा है। अब जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति बन गई है, उसका क्या असर दुनिया पर पड़ेगा और उसका क्या असर भारत पर पड़ेगा, ये मोटे तौर पर हम संक्षेप में अपने दर्शकों को आज की इस चर्चा में बताने की कोशिश करेंगे। जी। आज ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई का निधन हो गया। कई लोग उनकी इस निधन को शहादत मान रहे हैं, कई लोग इस निधन को मौत मान रहे हैं। अपना अपना नजरिया, अपनी अपनी व्यवस्थाएं, अपनी अपनी बात। लेकिन आज एक बार फिर अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर एक बड़ा गेम खेला है, कोई इसमें दो राय नहीं है। कल हुए हमले में खामेनेई दिवंगत हो गए, और उसके बाद ईरान ने जो कहर मचाया, एकाएक 7 देशों पर हमले बोले, दुबई, कतर, जाने कितने एयरपोर्ट्स पर हमला उसी जगह पर थी जहां अमेरिका के सैनिक हवाई अड्डे थे, सैनिक बेस थे। और इस सब के बावजूद आज जो दिन में हुआ, भारत के लखनऊ, हैदराबाद, श्रीनगर, इन सभी जगह मातम मनाया गया। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद में भी मातम मना, संभल में भी मातम मना, जहां सिया समुदाय के लोग थे। लेकिन पाकिस्तान में जो हुआ, अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ, अमेरिकी सैनिकों ने फायरिंग की और बदले में 1 दर्जन के आसपास पाकिस्तानी मारे गए। इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम है, ये पूरे विश्व के लिए उथल पुथल मचा दी है। हालांकि अब नए सर्वोच्च लीडर का चयन हो गया है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम खामेनेई की मौत का बदला लेंगे। वहां एक मस्जिद है जो वहां का एक पवित्र मस्जिद माना जाता है, उससे राष्ट्र का ध्वज उतारकर लाल रंग का यानी बदले का झंडा लहरा दिया गया है। बदला लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक जो मिसाइलें हमने दागी वो सब पुरानी मिसाइलें थी, अब हम आज से नई मिसाइलों का प्रयोग करेंगे। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत की सरकार से सवाल किया है कि आप अपना रुख तो स्पष्ट करो, आप किस तरफ खड़े हो। हालांकि सुनने में आया है कि अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में ईरान के उस प्रतिनिधि ने बड़ी ताकत से कहा कि अमेरिका को समझाइए। दब के बात नहीं की है, टेबल टॉक की है। इस पूरे घटनाक्रम पर पूरे विश्व में उथल पुथल मची हुई है। सोमवार कल कच्चे तेल के दाम कहां होंगे, शेयर मार्केट कहां होगा, इस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। देखना यह है कि खामेनेई की मौत के बाद, एक धार्मिक लीडर की मौत के बाद, शिया समुदाय के सर्वोच्च लीडर की मौत के बाद क्या इसकी प्रतिक्रिया सामने आती है, या फिर अभी अमेरिका का दांव चढ़ गया है, कल ईरान कोई बड़ा हमला कर दे। हालांकि उन्होंने ट्रंप की मौत का फतवा जारी कर दिया है। ईरान के जो सबसे बड़े धार्मिक मौलाना हैं, उन्होंने
ट्रंप की मौत का फतवा जारी कर दिया है। अब देखना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर पूरे विश्व की निगाहें लगी हुई हैं। क्या खामेनेई करेंगे? अब खामेनेई इस दुनिया में नहीं है। मैंने आज देखा कि वहां का एक एंकर उनकी मौत का ऐलान कर फपक फपक कर रो पड़ा। हमारे यहाँ तो बिना ही कुछ किए हुए पाकिस्तान के कराची, इस्लामाबाद सभी शहरों पर हमने कब्जा कर लिया था। ये होती है सत्यता, ये होता है नेता से लगाव। हमारे एंकर अभी भी इस युद्ध को कैसे देखेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन लड़ाई बढ़ी तो पूरे विश्व को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। अमेरिका का तो एक उद्देश्य है तेल की कीमतों को काबू करना। अमेरिका का एक उद्देश्य है डोमुर्ज को हासिल करना ताकि समुद्री यातायात अपने कब्जे में रहे। और खामेनेई मरते दम तक अपनी जिद पर अड़े रहे, दिवंगत हो गए हैं। वहां की सरकार ने घोषणा कर दी, जन सैलाब उमड़ पड़ा। पहले जो उनके विरोध के लोग थे वो सड़क पर उतरे, फिर जो उनके समर्थन में भीड़ उतरी उसने सड़कें जाम कर दी। विरोध में लोग थे वो भी खामोश हो गए, क्योंकि जहां जहां मिसाइलें दागी गई वहां कोई मिसाइल ये तय नहीं कर पाई कि ये ईरान के सर्वोच्च लीडर के साथ थे या उसके विरोध में थे। मिसाइल की चपेट में जो कोई आया वो सब हताहत हुए। एक स्कूल पर गिरी एक मिसाइल, उसने तो वहां कहर बरपा दिया। सुबह तक 105 बच्चियों की, 5 छात्राओं की मौत की खबर थी। इस पूरे घटनाक्रम से पूरा विश्व दहल गया है। अब देखना यह है कि इसके बाद ईरान का अगला कदम क्या होता है, और जो सर्वोच्च लीडर ने आज सत्ता संभाली है उनकी अगली तैयारी क्या होती है। ईरान में पैतृक कुछ नहीं मिलता है। एक कमेटी है, वो कमेटी अपने हिसाब से तय करती है। हालांकि तय करने से पहले खामेनेई ने 4 नाम दे दिए थे, 3 सर्वोच्च लीडर के लिए और 4 सेना के सर्वोच्च पद के लिए। सेना वहां सर्वोच्च लीडर को अपनी रिपोर्ट करती है, देश के राष्ट्रपति भी सर्वोच्च लीडर को रिपोर्ट करते हैं। यानी सबसे ताकतवर जो कोई पद है वो सर्वोच्च लीडर का है। खामेनेई को यह पद उनके गुरु से मिला था। उनके गुरु उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और उन्होंने भी कभी हथियार नहीं डाले। उसी तरीके से खामेनेई ने भी अपनी 36 वर्ष का शासन बाइज्जत करके विदा ली। कल जब यह हमले की चर्चा चल रही थी तो उससे पहले उनके समर्थकों ने, सिपह सलारों ने कहा कि चलिए बंकर में चलते हैं, तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि रमजान का पवित्र महीना हम अपनों के बीच रहेंगे। जब हमारे अपने ही सुरक्षित नहीं है, हमारे अपने अपनी जिंदगी दांव पर लगाए बैठे हैं, तो अगर हम बंकर में जाकर छिप भी जाएं तो हम क्या करेंगे। यह कई और भी सवाल उठे। क्या कोई मोसाद का एजेंट उनके आसपास था जो पल पल पर उनकी लोकेशन ट्रेस करके दे रहा था, ताकि मिसाइल ने वही हमला बोला जहां बैठ के वो अपने लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे। तो ये कई सवाल हैं, कुछ दिन में सब साफ होगा। आपको याद होगा कि सद्दाम हुसैन के साथ भी यही हुआ। पिछले 2 महीने के भीतर ये दूसरी घटना है। अमेरिका ने इससे पहले निकोलस मादुरो को अपनी सेना के जरिए गिरफ्तार कराया। अब ये कहने में कतई संकोच नहीं होना चाहिए कि विश्व के दरोगा ट्रंप बन चुके हैं। 2 सर्वोच्च लीडरों को गिरफ्तार करने के बाद, 2 देशों के सर्वोच्च लीडरों को हताहत करने के बाद पूरे दुनिया में किसी की जुबान नहीं खुल रही है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि विश्व के दरोगा ट्रंप हैं, और ट्रंप के कारण आगे क्या होगा। आपको बता दें, जो ये लाल झंडा मस्जिद पे लगाया गया है, आज से 7 वर्ष पहले भी लगाया गया था, तब भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप थे। अब इस लाल झंडे का खतरा अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय हो गई कि पूरे घटनाक्रम पर, पूरे मामले पर पूरे विश्व की निगाहें लगी हुई हैं। मिसाइल कब दागी जाएंगी, मिसाइलें ईरान से कब उड़ान भरेंगी, किस किस जगह जाएंगी। इस दौरान एक और बड़ी खबर आई है कि अमेरिका का एक सबसे ताकतवर ड्रोन जो कल से लापता है,
तो क्या ईरान ने उसे मार गिराया या फिर उसको हैक करके अपने एयरपोर्ट पर उतार लिया है? अमेरिका तब से भन्नाया हुआ है। देखना यह है कि इसके बाद ट्रंप का अगला कदम क्या होता है। तो संतोष जी, जो मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आपको बताई। अब मैं आपके पास आता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम पर आज संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई है, क्या रहा उस बैठक में? देखिए शिव जी, निश्चित तौर पर आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को तमाम चीजें बताई। ईरान और अमेरिका के संघर्ष का इतिहास, ईरान के जो सर्वोच्च नेता है खामेनेई साहब, उनका उत्तर प्रदेश से क्या रिश्ता है, ये तमाम चीजें आपने हमारे दर्शकों को बताई। सबसे पहले तो मैं भारत के तमाम लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप शांति बनाए रखें, संकट का काल है। निश्चित तौर पर ईरान में जो कुछ अमेरिका ने किया, उसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता शिव जी। इस दुनिया में कोई ये जंगल राज नहीं है, ये कबीलाई पद्धति वाला शासन नहीं है दुनिया में, कि जिस देश का राष्ट्रपति का मन करेगा किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति, दूसरे देश के सर्वोच्च नेता पर हमला करेगा, वहां के लोगों की जान लेगा, सर्वोच्च नेता की हत्या कर देगा। ये शहादत है, सिर्फ और सिर्फ शहादत है, और ये बताता है कि इस दुनिया में सनकी तानाशाहों की सनक कोई ये पहली बार नहीं हुआ है शिव जी। प्रथम विश्व युद्ध एक छोटी सी घटना के साथ हुआ, 1914 में शुरू हुआ, 1918-19 तक चला। दूसरा विश्व युद्ध भी शोषण, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो शोषण की व्यवस्था बनाई गई, जो ताकतवर देशों ने कमजोर देशों का शोषण किया, उससे दूसरा विश्व युद्ध जन्म लिया। 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। 2026 में आप ये देखिए कि वहां जब शुरू हुआ था तो 2-3 देशों के मध्य शुरू हुआ था। यहां 1 दर्जन के लगभग देश जाने अनजाने इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। ये सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ये दुनिया बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपने विपक्ष के नेता का जिक्र किया, विपक्ष के नेता ने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री की चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है, और कूटनीतिक गलती वो कर चुके हैं कि ऐसे मौके पर इजराइल के दौरे पर वो गए, हमारे कई पत्रकारों को वहां फंसा कर आ गए। ये गलती ये कर चुके हैं। अब तो कम से कम उनको सामने आकर तमाम चीजों को रखना चाहिए। पता नहीं रखेंगे या नहीं रखेंगे, लेकिन भारत की एक छवि रही है विश्व गुरु की, अगर उस छवि को पुख्ता करना है तो आपको सच के साथ खड़ा होना होगा। और मैं फिर बार-बार, मैं जानता हूं शिव जी, जो बीजेपी के कई नेता, संघ के कई नेता, पूर्व विदेश मंत्री और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, ये तमाम लोग जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी साहब मजबूर है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं मोदी साहब मजबूर है। मैं तो बीजेपी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे वो नितिन नवीन हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत है, उनसे ही अपील करूंगा कि आप कम से कम, अब अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप देखिए क्या होता है। लेकिन आज हम राष्ट्रीय इश्यू पे बात नहीं करेंगे, राष्ट्रीय इश्यू पे बहुत सारा कुछ बात करने के लिए है, लेकिन आज हम अंतर्राष्ट्रीय इश्यू पे बात करेंगे। दुनिया में चीन, रूस और फ्रांस, अपने दर्शकों से कहूंगा ध्यान से सुने मेरी बात को, चीन, रूस और फ्रांस खुलकर ईरान के पक्ष में उतर गए हैं, और इन देशों ने बहरीन और कोलंबिया के साथ मिलकर, मैं दोबारा बता देता हूं आपको, चीन, रूस, फ्रांस, बहरीन, कोलंबिया, अगर इसमें भारत भी होता तो मुझे आज बहुत खुशी होती। भारत को भी इसमें उतरना चाहिए था, लेकिन नहीं उतरा। इन पांचों देशों ने अपील की, और इनकी मांग पर, इनकी अपील पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। मैं दर्शकों को बता देता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें अमेरिका है, चीन है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका चयन हर 2 साल बाद किया जाता है। और किस देश पर प्रतिबंध लगाना है, किस देश के खिलाफ एक्शन करना है, किस देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तक करनी है, यह फैसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद करता है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, जिसमें तीखी बहस हुई राजदूतों के बीच में, और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसकी आलोचना की है अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई की, और उन्होंने इसको अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बताते हुए तुरंत रोकने की मांग की है। लेकिन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने की तरफ बढ़ाने के बाद, कल जो तीखी बहस हुई शिव जी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को
अब अपनी जान का खतरा सताने लगा है, यानी आपने दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया, उस तरफ आप बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं और फिर जो आपके राजदूत हैं, वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि ईरान जो है, वो उनके राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करना चाहता था। आप ये सोच लीजिए कि अमेरिका और वो भी अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो टैरिफ आतंकवाद के नाम पर दुनिया को त्रस्त कर रहा है, उनके राष्ट्रपति की हत्या हो सकती थी क्या? इस दुनिया में कोई भी देश क्या अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या करने का, करवाने का जोखिम ले सकता है, जबकि उसको पता है कि अमेरिका इसका बहुत बड़ा बदला ले सकता है। इराक युद्ध को याद कीजिए, अमेरिका ने इसी तरह के कई आरोप लगाए थे इराक पर, सद्दाम हुसैन को खत्म कर दिया, लेकिन वो रासायनिक हथियार तो आज तक नहीं मिले। तो झूठे आरोप लगाकर आप हमला करते हैं, फँसते हैं। जब विश्व शांति की बात आती है, जब आपके रवैये पर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो फिर आप बयानबाज़ी करते हुए, बहानेबाज़ी करते हुए नज़र आते हैं। तो उसी तरह की जो बयानबाज़ी, बहानेबाज़ी जो है, वो कहीं न कहीं अमेरिका ये करता हुआ नज़र आ रहा है, जब वो कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा था ईरान से, ईरान उनके राष्ट्रपति को मरवाना चाहता था। लेकिन अब देखिए पूरी दुनिया कैसे इन्वॉल्व हो गई। ईरान ने इस बार अपनी रणनीति बदली। उसके ठिकाने क्योंकि खामेनेई की जो हत्या की गई है, मैं सीधे-सीधे कहूँगा, उसमें कहा जा रहा है कि भैया मोसाद का एजेंट था। दुनिया के जितने इंटेलिजेंस एजेंसियों की अगर मैं बात करूँ तो निश्चित तौर पर इज़राइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो कहीं ज़्यादा आगे है शिव जी दुनिया के अन्य एजेंसियों के मुकाबले। लेकिन इसके बावजूद सटीक लोकेशन खामेनेई का इसके बारे में ये कहा जाता है या ईरान का जो सैन्य लोकेशन जहाँ पे इन्होंने अटैक किया, उसके बारे में कहा जाता है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ईरान के चारों तरफ जहाँ अमेरिका का सैन्य बेस है, वहाँ से वो जानकारियाँ जाती थी। तो मिलिट्री एक्सरसाइज़ के तहत या जो वॉर रणनीति जो होती है, स्ट्रैटेजी जो होती है, उसके तहत ईरान ने पहले फ़ेज़ में उन देशों पर यानी मुस्लिम देशों पर ये अटैक किया जहाँ पर अमेरिका का बेस है। लेकिन निश्चित तौर पर आपने जो कहा लाल झंडा लगा दिया गया। बदले की बात कही गई है। अगले 24 से 48 घंटे शिव जी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि ईरान ने तो अभी आस-पास के देशों को निपटाने की कोशिश की है, जहाँ-जहाँ अमेरिका का बेस है। लेकिन अगले 24 से 48 घंटे में उनको पलटवार करना होगा। वो इज़राइल के ठिकानों पर पलटवार करेंगे, अमेरिका तक पहुँच पाना तो शायद संभव नहीं है। लेकिन अमेरिका के जितने सैन्य ठिकाने दुनिया के अलग-अलग देशों में हैं, अमेरिका के दूतावास है, आपने पाकिस्तान का ज़िक्र किया, अमेरिका के दूतावास है जो कई देशों में हैं। जहाँ भी ईरान पहुँच सकता है, वहाँ-वहाँ अटैक करने की वो कोशिश करेगा और निश्चित तौर पर युद्ध भड़काने वाली बात होगी। लेकिन वो बदला लिए बिना पीछे हटेंगे नहीं। और रूस और चीन वो जानते हैं कि अगर ईरान के युद्ध का नतीजा अमेरिका के फेवर में आया, इज़राइल के फेवर में आया, तो फिर अमेरिका किसी के रोके नहीं रुकेगा। फिर वो रूस पर भी हावी होने की कोशिश करेगा, फिर वो चीन पर भी हावी होने की कोशिश करेगा, तो वो किसी भी सूरत में ईरान को हारने नहीं देंगे। हालाँकि आज की तारीख मैं ये नहीं जानता शिव जी कि 7 मार्च या 8 मार्च के बाद क्या होगा। लेकिन अगर 7 मार्च तक ये इस युद्ध में कोई युद्ध विराम ना हुआ, तो 7-8 मार्च के बाद पहले तो 7-8 मार्च तक रूस और चीन सीधे नहीं उतरेंगे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है, अमेरिका पर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये युद्ध 7 और 8 मार्च तक खिंच गया, तो फिर रूस और चीन को भी ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो ईरान की मदद के लिए इस युद्ध में सीधे तौर पर उतरने को तैयार हैं और जब वो उतरेंगे, तो फिर निश्चित तौर पर ये माहौल और ज़्यादा विकराल होता हुआ नज़र आएगा। ये तो हुई युद्ध की बात। अब हम कर लेते हैं अपने देश की बात। मैंने कहा कि आज मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूँगा, इसलिए मैं प्रधानमंत्री के रवैये पर, प्रधानमंत्री के स्टैंड पर मैं कोई आज टीका-टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैं देश के लोगों को एक बात कहना चाहूँगा। सस्ता तेल रूस से खरीदा गया, लेकिन उस सस्ते तेल का फ़ायदा हमें नहीं पहुँचाया गया। लेकिन अब ईरान के ऊपर जो अमेरिका और इज़राइल का हमला है, ईरान का जो पलटवार होगा, इससे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी, क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी और भारत में भी अगर सरकार ने उस बढ़ी हुई कीमत को पास ऑन कर दिया, यानी हमारे और आप पर, तो पेट्रोल डीजल की कीमत में 10 से 15 रुपए का उछाल आना तय है। बिल्कुल सही सुना आपने। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 से 15 रुपए का उछाल आना तय है और जब ये उछाल आएगा, तो इसका मतलब है कि जो रोज़मर्रा के जो हमारे काम-काज है, डीजल की कीमत बढ़ने का मतलब है कि आपका अनाज महँगा होगा, घर के सामान महँगे होंगे, खाद्यान्न महँगा होगा, आटा, दाल, चावल, तेल, चीनी, चाय पत्ती।
साबुन, सर्फ, तेल वो सब महँगा हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है, वो बढ़ चली जाएगी। और आपने शेयर बाज़ार का ज़िक्र किया, शेयर बाज़ार तो वैसे ही एक बहुत बड़ा घोटाला है। लाखों निवेशक लुटते जा रहे हैं, उसके भी बैठने की एक बड़ी संभावना है। लेकिन हाँ, मैं दुआ ज़रूर करूँगा कि चलिए साहब बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा-सा एक्टिव हो जाए। और एक बात और मैं कहूँगा, जब भी इस तरह की संकट की स्थिति आई है शिव जी, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, उनके जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री, तो चाहे नेहरू साहब हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो। जब-जब भी इस तरह की स्थिति आई है, तो हमारे देश को चलाने वाले नेताओं ने, नीति निर्धारकों ने, प्रधानमंत्रियों ने देश की जनता को संबोधित करके एक ठोस मैसेज देने की कोशिश की। अभी तक हमारी सरकार की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह का कोई ठोस मैसेज दिया नहीं गया है। एक तो उनकी विश्वसनीयता कम हो गई है। लेकिन मैं जो थोड़ा बहुत जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मैं लोगों से ये ज़रूर अपील करूँगा कि एक तो शांति बनाए रखिए। निश्चित तौर पर जो ईरान में हो रहा है वो गलत है, तानाशाही है, सनकपन है, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है। लेकिन जोश में आकर भारत की शांति को भंग मत कीजिएगा। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि जितना ज़्यादा संभव हो सके आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है, यानी आपका अपना जो गाड़ी है, जो व्हीकल है, उनका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, ताकि जो पेट्रोल, डीज़ल की जो खपत हमारी है, उस खपत को हमें कम से कम 20 से 25% कम करना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। हाँ, उसमें एक दिक्कत ज़रूर है शिव जी, होली का त्योहार आने वाला है। होली के त्योहार में लोग अपने गाँव जाते हैं। और जिस शहर की बात कर लो, अब तो ये पूरा भारत ही नहीं, दुनिया ही एक गाँव बन गया है। आप दिल्ली में चले जाइए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे, तो जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आस-पास के जो 500, 600, 700 किलोमीटर के लोग रहते हैं, वो बस से ट्रैवल करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सार्वजनिक बसों की कमी होगी। तो मेरा सरकार से, देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से, प्रधानमंत्री से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, पेट्रोलियम मिनिस्टर से, मैंने कहा आज मैं आलोचना नहीं करूँगा। उन सबसे मेरी अपील होगी कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की पॉलिसी को एक अच्छी तरह से बनाइए, सबको युद्ध स्तर पर रखिए, ताकि जनता को तकलीफ ना हो। और पूरी कोशिश कीजिए कि जो हमारा कंजप्शन है, जो पेट्रोल, डीज़ल की जो हमारी खपत है, उस खपत को कम से कम हम अगले 1 महीने तक जितना ज़्यादा कम कर सकें, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वित्त मंत्रालय को, सेबी को, इन सबको एक्टिव होकर अब हमें शेयर बाज़ार पर भी नज़र रखनी होगी कि कोई जानबूझकर शेयर की प्राइसेज़ तो नहीं गिरा रहा, कोई बड़ा घोटाला तो नहीं हो रहा। इस पर नज़र रखनी होगी। और वैश्विक स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर हमें अपनी भूमिका निभानी होगी, हमें अपना स्टैंड तय करना पड़ेगा। और दुनिया के जिन-जिन देशों में, चूँकि कई देशों से फ्लाइट बंद हो गई है, दुनिया के जिन-जिन देशों में हमारे लोग फँसे हुए हैं, भारत सरकार को युद्ध स्तर पर उनको निकाल कर भारत लाने की पहल करनी चाहिए। और एक अपील मैं और करना चाहूँगा कि इज़राइल के युद्ध क्षेत्र में जो भी पत्रकार प्रधानमंत्री की वजह से जाकर फँस गए हैं, उनको भी निकालने की कोशिश करनी चाहिए। आप बॉर्डर के लेवल से इज़राइल से किसी दूसरी कंट्री में ले जा सकते हैं, वहाँ से अगर आप बाय एयर ला सकते हैं, तो उनको लाने की कोशिश करनी चाहिए। या किसी सेफ कंट्री में अगर उनको ले जाके वहाँ की जो हमारी एम्बेसी है, उनके ठहरने-रुकने का इंतज़ाम कर सके, तो वो हमें देखना चाहिए। एयरपोर्ट के सीन बहुत भयावह आ रहे हैं, दुनिया के अलग-अलग देशों के एयरपोर्ट पे जहाँ-जहाँ भी भारतीय बसे हुए हैं, वहाँ के विदेश मंत्रालय को, वहाँ की एम्बेसी को एक्टिव करके उन लोगों तक हमें मदद पहुँचानी चाहिए, जो लोग एयरपोर्ट पर भी सो रहे हैं। क्या उनके खाने का इंतज़ाम हो रहा है या नहीं हो रहा? हालाँकि एयरपोर्ट पे जैसे सोना है वो बहुत तकलीफ़दायक होता है, लेकिन ये संकट की स्थिति है, तो एयरपोर्ट पे जो टॉयलेट है, जो वॉशरूम है, इनका इस्तेमाल तो वो करेंगे। लेकिन एयरपोर्ट हमारे देश का ही नहीं, दुनिया के कई देशों में एयरपोर्ट पे खाना-पीना कम से कम इस माहौल में बहुत महँगा हो जाता है। तो ये भारत को अपनी तमाम एम्बेसी को एक्टिव करना चाहिए। और ऐसे भारतीय जो फँसे हुए हैं, उनकी मदद युद्ध स्तर पर ज़रूर करनी चाहिए शिव जी। चलिए, ये सब आपने जो अपील की है इसको दर्शक देखें, सराहें। और ऐसी बातें जो जनहित की होती हैं वो हर जगह नहीं मिलती हैं। जनहित की बातों को आगे बढ़ाएं ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि सच्चाई क्या है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।